हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो आज का पहला केस है एक्स वर्सेस वाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। क्रूअल्टी इन मैरिजेस विच यूज्ड टू बी सेक्शन 498A of Indian Penal Code and it is now section 85 and 86 of भारतीय न्याय संहिता। आपको ये याद रखना जरूरी है क्योंकि ये पहले भी इंपॉर्टेंट था, ये अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। 85 में वही स्ट्रक्चर है जो 498A का था, एग्जैक्टली द सेम। 86 में वही क्रूअल्टी जिसको शादी के दौरान पनिश किया जाता है अगेंस्ट हस्बैंड्स एंड हिज रिलेटिव्स, वो क्रूअल्टी सेक्शन 86 में डिफाइन कर रखी है। ठीक है, तो द अप्रोच इज मेड मोर क्लियर। जैसे 498A का जो क्रूअल्टी वर्ड था, इट वाज इंटरप्रेटेड ओवर द इयर्स। पहले उसका इंटरप्रिटेशन बहुत नैरो था, फिर उसे बढ़ाते चले गए, है ना। तो उसको एक बहुत ही क्लियर कोडिफाइड अप्रोच दी गई है इस बार ऑफेंसेस इन मैरिज, जो क्रूअल्टी इन मैरिज। ठीक, अब हुआ क्या, 2015 से शुरू हुआ ये सिलसिला। 2015 में एक शादीशुदा दंपति है जिनकी शादी खतरे में है। हस्बैंड वाइफ डू नॉट गेट अलोंग, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, बिटरनेस आ गई है और फिर डिवोर्स की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं। अब इनका एक बच्चा भी है जो वाइफ के साथ नहीं रहता, वो हस्बैंड के साथ रहता है और हस्बैंड के पेरेंट्स उसे संभालते हैं। अब वाइफ जो है वो नाराज है। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा जिंदगी का एक it's a huge thing that happens to a person when the marriage is coming to an end. It's a big trauma, it's a huge change. So evidently the wife is angry, she is going through a lot and she has her mental health issues जिन्हें उसने बाद में क्लेम भी किया था। वो मल्टीपल केसेस फाइल कर देती है। ठीक है, सेक्शन 498A IPC, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट, मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स एक साथ उसने अपने हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स, उसके पेरेंट्स के खिलाफ फाइल कर रखी हैं। अब हस्बैंड की साइड काउंटर करती है कि ये लेडी जो है वो मेंटली नॉर्मल नहीं है। शादी से पहले ही शी हैड सम मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड शी यूज्ड टू हैव दीज वायलेंट फिट्स where she would become extremely aggressive and would also attack the people around her। और ये हमसे छुपाया गया शादी से पहले। इसको रेज इश्यूज हैं evidently which was hidden from us and they need proper treatment, they need proper medical assistance। और ये हमें शादी के बाद पता चला कि भाई ये लेडी जो है ये तो, है ना, आम भाषा में बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। खैर, अब उन्होंने ये भी कहा कि ये जो FIR है ये कि एक विक्टिम ने न्याय मांगने के लिए नहीं इंस्टीट्यूट की है, ये एक लेडी ने बदले की आग में इंस्टीट्यूट की है। तो आप इस FIR को मतलब क्वॉश करें। दिस वाज द एक्चुअली हस्बैंड साइड। केस ड्रैग हुआ, बड़े टाइम तक ड्रैग होता रहा। फाइनली हस्बैंड की जो फैमिली थी वो परेशान हो गई, बच्चे पर असर पड़ने लगा, माँ बाप भी बूढ़े हो गए थे। तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक क्वॉशिंग पिटिशन एप्लीकेशन फाइल की कि इट्स इनफ, FIR बोगस है, कोई सब्सटैंटिव एलिमेंट एविडेंस सपोर्ट करने का सपोर्ट नहीं कर रहा है इसके क्लेम्स को। इसने उल्टे सीधे मेरे ऊपर इल्जाम लगा रखे हैं, आप FIR को क्वॉश कर दीजिए। अब पुराना जो लॉ था 498A IPC, वो हस्बैंड को पनिश करता है या हस्बैंड को रिलेटिव्स को पनिश करता है अगर वो शादी के दौरान स्त्री पर, हस्बैंड की वाइफ को क्रूअली ट्रीट करते हैं। उसमें फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक, हर तरह की क्रूअल्टी आ जाती है। अब क्रूअल्टी का जो पूरा मीनिंग है वो बहुत वाइडली इंटरप्रेट किया जा चुका है। अब वो सिर्फ लड़ाई झगड़े, मार पिटाई क्रूअल्टी की डेफिनेशन में नहीं आता। एक लेडी को इस तरह से ट्रीट करना कि उसकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाए वुड अमाउंट टू क्रूअल्टी एज पर सेक्शन 498A। ठीक है, कुछ भी ऐसा एक्ट जो कि जस्टिफाइड नहीं है, रैशनल नहीं है, एक समझदार रीजनेबल व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, और जब वो कर रहा है तो सामने वाले की जिंदगी गलत तरीके से इम्पैक्ट हो रही है, उसकी जिंदगी मुश्किल बन रही है, राइट, उसकी जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं, डिफिकल्टीज आ रही हैं, वही क्रूअल बिहेवियर मान लिया जाता है। अब इसका पनिशमेंट क्या था, 3 साल तक का पनिशमेंट था फाइन के साथ, नॉन बेलेबल ऑफेंस था और नॉन कंपाउंडेबल भी था।
तो आप इसको मतलब यू कुड नॉट हैव सेटल्ड इन दी केस। अब नया लॉ जो है, लाइक आई ऑलरेडी सेड, सेक्शन 85 इट provides for the offense of cruelty, and then section 86 of BNS defines the same cruelty. वही जो आईपीसी में दिया हुआ था सेम दे रखा है, बस उसे रीऑर्गेनाइज कर दिया है थोड़ा और क्लैरिटी के लिए। फाइन को मैंडेटरी बना दिया गया है नए लॉ में, जो पहले कोर्ट के डिस्क्रेशन पे था अब वो मैंडेटरी हो गया। नाउ दिस इज द लॉ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस केस, यही इस केस का रेलेवेंस भी है। सेक्शन 85 86 याद रखें, प्रीलिम्स मींस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मुझसे तो इंटरव्यू में भी सवाल पूछ लिया था इससे रिलेटेड, ठीक। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना लेटेस्ट केस है, इंटरव्यू में भी इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। यू नेवर नो कि भाई पैनल आपसे स्टैटिक की तरफ जाएगा या करंट की तरफ, तो तैयार तो आपको हर तरह से रहना ही पड़ता है। सो दिस इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स दैट आर रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट ऑल थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। ऊपर से लेकर मतलब पहली स्टेज से लेकर आखिरी स्टेज तक ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसीलिए आप इसको जितना अच्छे से समझें, अपनी अप्रोच को जितना डेवलप करें, जितना अपडेटेड रखें, उतना अच्छा। अब वो क्रूअल्टी जो थी वो उस तरह से नहीं डिफाइन की जाती। सेक्शन 498 ए के आसपास जो प्रिजम्पशंस थे वो सेम प्रिजम्पशंस नहीं रहे। पहले स्त्री का कह भर देना कि मुझ पे अत्याचार हो रहा है ब्रह्म वाक्य की तरह था, और कचहरी कोर्ट जस्टिसेस मान लिया करते थे कि अत्याचार हो रहा है, क्योंकि वो जमाना अलग था, वो एरा अलग था। जिस एरा में ये सेक्शन इनकॉर्पोरेट किया गया, ओरिजिनल आईपीसी का पार्ट नहीं था ये, तो जिस एरा में ये सेक्शन इनकॉर्पोरेट किया गया वहां पे इस चीज को एक्नॉलेज करना, एड्रेस करना बहुत जरूरी था कि वाकई शायद इन-लॉज जो है, हस्बैंड जो है, वो औरत के प्रति बहुत ज्यादा क्रूअल हो जाते हैं, है ना। और उस क्रूअल्टी को अब ये जस्टिफाइड नहीं है, स्पेशली व्हेन वी आर सीकिंग एम्पावरमेंट और when we are trying to empower this group that was discriminated for centuries and centuries by everyone, by every religion, every caste, every country, every denomination, particularly subjected women to subjugation. They were all unfair towards women. आप ऊपर से लेकर नीचे तक उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा पंथ नहीं था, कोई ऐसा धर्म नहीं था, कोई ऐसी कास्ट नहीं थी, कोई ऐसी कहीं भी कुछ नहीं, ऐसा रेस तक कुछ, नो कंट्री, कोई प्रांत नहीं, कुछ नहीं जहाँ पे स्त्री के प्रति फेयरनेस हो, जस्टिस हो। ये बड़े नए कंसेप्ट हैं, अब आने लगे हैं, है ना, कुछ 10 15 20 साल पुरानी ही चीजें हैं, सोचिए। तो अब लाइक आई सेड कि भाई अगर एक लेडी को एक अलग तरीके से पाला जाता था, उसकी जो तरबियत होती थी वो डिफरेंट होती थी, शी वॉज टॉट टू बी अ लिटिल एडजस्टिंग। और ये जो एक्सट्रीम टॉलरेंस होता था कि हर चीज सहने का जो वो पद्धति होती थी स्त्रियों की, कि भाई मार पीट भी रहा है तो कौन मार रहा है, पति ही तो मार रहा है, ख्याल भी तो रख रहा है, मतलब ये सर उल्टी सीधी चीजें जिससे जस्टिफाई कर रहे हैं आप उस एबनॉर्मल बिहेवियर को। द पॉइंट इज दैट दे वर टॉट टू लिव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ लाइफ। उन्हें सिखाया ही नहीं जाता था ताकि वो ऑप्शंस ना तलाशने लगे, ताकि वो शादी को तोड़ने का या शादी से बाहर आने का कोई भी तरीका ना दो ढूंढने लगे। तुम शादी करके गई हो तो अब तुम शादी को निभाओ, चाहे वो कितनी भी खराब क्यों ना हो। अगर वो घूंट कड़वा है तो उसे पी जाओ, कभी ना कभी सब ठीक हो ही जाएगा। आज नहीं है तो कल हो जाएगा, कल नहीं है तो परसों हो जाएगा, ठीक हो ही जाएगा। सबको सहना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस तो औरत की जिंदगी का पार्ट है। ये सब चीजों के इसको कह के औरतों को बड़ा किया जाता था, उनके दिमाग में यही होता था। एक अजीब तरह का एक्सट्रीम टॉलरेंस क्रूअल्टी के प्रति, अनफेयरनेस के प्रति, डिस्क्रिमिनेशन के प्रति उनके दिमाग में रहता था, है ना। फाइनली विमेन रोज एंड सेड नॉट एनीमोर, और इसीलिए इस तरह के सेक्शंस को फिर इनकॉर्पोरेट किया गया। लेकिन वहां पे भी एक अजम्पशन था कोर्ट्स को लेकर, क्योंकि औरतें जो थी वो अबला ही थी। तो अगर एक औरत जिसे सहना सिखाया गया है आवाज उठा रही है, तो मतलब उसकी भी सहन शक्ति से ऊपर चला गया है पानी। तो अब वो क्यों झूठ बोलेगी, क्योंकि औरतों के पास ऑप्शंस भी नहीं होते थे ना, कि वो कहीं चली जाएं, इंडिपेंडेंट हैं, अलग रह के सस्टेन कर ले। नो, दे डिड नॉट हैव ऑप्शंस। तो ये जो एक्सट्रीम मेजर होता था, कोर्ट इसको एक्सट्रीम मेजर की तरह ही लेती थी कि एक औरत अगर क्रूअल्टी को कंप्लेन कर रही है तो मतलब वो कितनी क्रूअल्टी होगी, जिससे वो तोड़कर बाहर आना चाहती है, जिसको वो एड्रेस करना चाहती है, मतलब उसे सहन नहीं हो रहा,
वो न्याय पाना चाहती है, शी इज एक्चुअली अ विक्टिम। तो इसीलिए इन केसेस को और इनमें आए हुए एलिगेशंस को बहुत सीरियसली लिया जाता था और वो परिवार बहुत मुसीबत में पड़ जाता था जिसके अगेंस्ट ये एलिगेशंस लगाए जाते थे। बीच में कहीं समय बदला और यही एलिगेशंस जो है वो मिसयूज होने लगे। हर तरह से हर बार होता है, कानून भले के लिए बनाया जाता है, लेकिन कुछ होते हैं लोग जो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। सब जगह होता है ना। अब जस्टिस कृष्णा के ऑब्जर्वेशन थे, ही वॉज प्रिसाइडिंग द बेंच, मतलब ही वॉज जस्टिस नीना बंसल कृष्णा, शी वॉज इन द बेंच। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया है। कमिंग फ्रॉम द सेम जेंडर, शी gave a very progressive judgment considering all aspects that may be in a case filed by a woman against torture and cruelty। मतलब कुछ फैक्टर्स जो शायद पहले कंसिडर नहीं किए जाते थे। तो उनका सबसे पहला जो स्टेटमेंट था वो यही था कि लॉ को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए। फ्लेक्सिबल बनाया गया है उसे डेफिनेटली, ताकि वो लोगों की जरूरत के हिसाब से एडजस्ट हो सके, चेंज किया जा सके, लेकिन आप उसे इतना ना खींचे कि वो टूट ही जाए, कि टुकड़े हो जाएं उसके। चाइल्ड कस्टडी और क्रूअल्टी दो अलग अलग चीजें हैं, जो कि वो लेडी अलेज भी कर रही है। जस्ट बिकॉज द चाइल्ड इज विद द हस्बैंड, विद हस्बैंड्स पेरेंट्स, डजंट मीन दैट दे आर बीइंग क्रूअल टुवर्ड्स द वुमन। ये क्रूअल्टी नहीं होती, इसे अत्याचार नहीं कहते। ये लिविंग अरेंजमेंट है जो शायद किसी को पसंद ना आए, लेकिन ये अत्याचार करे ये तो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। दिस इज समथिंग ओवर स्टेटिंग द सिचुएशन। ठीक है। कस्टडी बैटल्स सेपरेट लीगल फाइट्स होती हैं और कस्टडी बैटल्स सेक्शन 498A का मसला नहीं है। 498A के में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप कस्टडी बैटल को। आपको बच्चा चाहिए, आप कस्टडी के लिए फाइल कीजिए, आप उसके अत्याचार का नाम देके सेक्शन 498A को मिसयूज मत कीजिए। FIR क्या ये रिवेंज का टूल था? कोर्ट ने नोट किया कि FIR जो है वो शायद इस वजह से इंस्टीट्यूट की गई है कि ससुराल वालों को और पति को झुकाया जा सके। कोई एविडेंस नहीं है जहाँ पे प्रूव हो रहा है कि भाई वो डोमेस्टिकली वायलेंट था या फिर वो अनफेयर था, उसको तंग करता था, परेशान करता था, इन लॉज उसे तंग करते थे, परेशान करते थे। डाउरी के भी उसने एलिगेशंस लगाए थे, ऊपर से लेकर शादी के इंस्टीट्यूशन से लेकर जब तक वो लेडी उस घर में रही तब तक के प्रूफ दे दिए इन लॉज ने कि भाई आप दिखाइए कि डाउरी कहाँ डिमांड की गई है, क्या इन्होंने शादी में दिया जिसे डाउरी कहा जा सकता है। शी कुड नॉट प्रूव बाय एनी एविडेंस व्हाटसोएवर दैट देयर वाज इन फैक्ट डाउरी डिमांडेड और गिवन। ठीक है। तो FIR की भी जो ऑथेंटिसिटी थी उसके उसमें लगाए गए एलिगेशंस की वो थोड़ी सस्पिशियस नजर आ रही थी। अब मेंटल हेल्थ का एक एंगल था, उसने ये भी कहा था कि मुझ पे जबरदस्ती रेज इश्यूज को मर दिया गया है। ये कहते हैं कि मुझे रेज इश्यूज है, मुझे नहीं है। ये जबरदस्ती का एक इम्पोजिशन है जो मुझ पे डाल दिया है, क्योंकि मैं अपने मन की बात को कह लेती थी। जस्ट बिकॉज आई वॉज एबल टू से माई माइंड, they assumed that I have rage issues and they started taking me to a doctor, forcefully started administering me to a medication that kept me lethargic, जो मुझे डल रखता था, लेथार्जिक रखता था और मुझे पूरे शरीर को ये खराब कर रहा था। तो ये एक मेंटल ये जो क्लेम उसने लगाया। बट इस फोर्स मेडिकेशन का और इस फोर्स क्या कहेंगे इसको, इम्पोजिशन का एक अजम्पशन का जो उसके से मेंटली इल मान लिया गया है, इसको भी वो प्रूव नहीं कर पाई। और इसी के चलते कोर्ट ने एक वार्निंग इशू की। सेक्शन 498A, नाउ 85 एंड 86, वो किसी को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया ताकि किसी स्त्री को न्याय दिलाया जा सके, ताकि स्त्रियों को या समाज को ये विश्वास दिलाया जा सके कि उनकी बेटियां और वो खुद सेफ हैं, कि उनकी बेटियों के ऊपर अत्याचार नहीं होंगे और अगर होते हैं तो वो उसे एड्रेस कर सकती हैं, आवाज उठा सकती हैं। अब दबने की जरूरत नहीं। समाज भले ही पुरुष सत्तात्मक है, भले ही पेट्रियार्कल सोसाइटी हमारी है, लेकिन स्त्री भी किसी से कम नहीं, लॉ उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, है ना। अब इस सिस्टम को तोड़ने में तो और 100 साल लगेंगे, लेकिन लॉ फिर भी औरतों को सपोर्ट करेगा इस सिस्टम से परे आने में, उस डिस्क्रिमिनेशन को, उस ऑपरेशन को पीछे छोड़ने में। और ये एक वेपन की तरह उन लेडीज को दिया गया था। इसका मिसयूज जो है वो इस पूरे लॉ के ऑब्जेक्टिव को और इसकी सैंक्टिटी को वायलेट करता है, और कोर्ट के मन में उन लेडीज के अगेंस्ट भी एक सस्पिशन क्रिएट कर देता है जो जेन्युइन क्लेम्स लेकर कोर्ट में आई। ठीक है। तो द फैक्ट दैट
498A can be abused to harass in-laws and with false and exaggerated claims is now a reality which needs to be addressed. So you cannot blindly believe a woman when she comes to the court and says, I have been subjected to cruelty. You need to make her prove the same. Otherwise, it is not proper justice. Genuine claims, of course, न्याय डिमांड करते हैं, लेकिन false cases justice system को corrode कर देते हैं. चार्जशीट, FIR सबको वॉश कर. सो दिस वाज द केस. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये मुझे लगता है कि आपको समझ आ ही गया होगा. द सिग्निफिकेंस ऑफ केस इज वेरी, what should I say, very vital and very relevant as per the current scenario. When you are writing an answer on third 85, 86, you definitely highlight the fact or the agenda as to why it was incorporated. किस तरह की society में उसे add किया गया. But the fact that society has changed and now we need a different assumption regarding this section is equally relevant and needs to be a part of your case. Oh, answer. जिस जमाने में 498A को लाया गया था वो जमाना अलग था और आज का जमाना बिल्कुल अलग है. अब 498A वेपन की तरह मिसयूज भी किया जाने लगा है. ठीक है, भी ऐड कर रही हूं मैं, मिसयूज भी होता है, यूज होता है, ऑफ कोर्स न्याय भी करता है. औरतों के साथ अत्याचार अभी भी खत्म नहीं हुआ है. ऐसा नहीं कि समाज से वो जा चुका है, नहीं, बिल्कुल नहीं गया है. बहुत विविडली, बहुत रैम्पेंटली. ठीक है, औरतें खुद ही उस अत्याचार को इनवाइट करती हैं, उसे जस्टिफाई करके, उल्टी सीधी प्रथाओं को, कंजर्वेटिज्म को कोट करके सैड म्यूजिक लगा देती हैं उसमें. मैंने एक इंस्टाग्राम रील में देखा जहाँ पे एक लेडी इतने बोगस पेट्रियार्कल कंसेप्ट को हाईलाइट कर रही थी विद अ वेरी सैड म्यूजिक. सो किसी उल्टी सीधी दकियानुसी बात पे सैड म्यूजिक लगा दो और फिर उसे जस्टिफाई करने लगो, ये कोई बात है ना? मतलब तुम, this is what should I say, ridiculous. This is ridiculous, absolutely. Anyhow, so but the fact still remains that there is in fact quite a misuse and you need to mention that also in your answers. आप उसे जब मेंशन करते हैं तो आपका जो आंसर है ना वो एक्चुअली एक फेयर आंसर है. वो किसी भी पार्टी को ब्लाइंडली फेवर नहीं कर रहा, वो एक्चुअली एक सही बात कह रहा है. वो हर पार्ट को, उसके हर एस्पेक्ट को, नुआंस को कवर करके चल रहा है कि भाई बनाया गया प्रोटेक्शन के, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब मिसयूज होने लगा है. मिसयूज को आप किस तरह से एविडेंस करेंगे? इस केस के थ्रू. ठीक है, बढ़िया केस है. तो ये आपका केस था और ये था आपका कंसेप्ट. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. ठीक है, आई टोल्ड यू जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ऑलरेडी टोल्ड यू. कोर्ट के पास कोई एवरमेंट नहीं था कि डाउरी डिमांड करी है, मेंटल हेल्थ के एलिगेशंस भी प्रूव नहीं हो पाए. क्लासिक एग्जाम्पल है सैल्यूटरी सेक्शन 498A के स्टैट्यूटरी प्रोविजन का, जो कि अब 85 एंड 86 बन चुका है. ओके, दिस इज द सेक्शन. Section 498A was inserted in IPC to address the growing menace of dowry-related harassment and cruelty towards married women. ये हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स द्वारा सब्जेक्ट की गई क्रूल्टी को नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बनाता था. फिजिकल, मेंटल क्रूल्टी दोनों को कवर करता था. ठीक है, इन्फ्लिक्टेड ऑन अ वुमन बाय हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स. तो इट वॉज अ सोशल लेजिस्लेशन, वेलफेयर के लिए, विमेन वेलफेयर के लिए, उस डिस्क्रिमिनेशन को, उस हरासमेंट को एड्रेस करने के लिए इसे ऐड किया गया था. ओके, क्या इसके एसेंशियल एलिमेंट्स थे? हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड उनकी वाइफ या हस्बैंड की वाइफ को इंटेंशनली क्रूअल तरीके से ट्रीट करते हैं. ठीक है. What is the definition of cruelty? Any willful conduct which is of such nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health of a woman. ये बहुत extreme definition है. ठीक है, अब की definition क्या है ये यहाँ नहीं लिखी हुई है, मतलब substantive provisions तो same ही रहते हैं, but the definition is more or less the same, plus the definition has also been interpreted over the years. अब इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को, नौकरी ना करने देना, पढ़ने ना देना, ताने मारना, घर के सारे काम करवाना, अनरीजनेबली नौकरानी की तरह बिहेव करना, इज्जत ना करना, हाथ में पैसा ना रखना, ये सब कुछ क्रूअल बिहेवियर में आता है. तो आईपीसी की डेफिनेशन जो है एक्सप्लेनेशन में दे रखी थी 498A में, अब उसे सेपरेटली सेक्शन 86 में बेटर क्लैरिटी के लिए ऐड कर दिया गया है. सब्सटैंटिव प्रोविजंस आइडेंटिकल रहते हैं. बोथ प्रिस्क्राइब इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years और फाइन.
with the same definition. 85 also uses shall be liable to fine, जैसे कि मैंने बताया फाइन को मैंडेटरी करने वाला सेक्शन है। अब जो नया सेक्शन, अब हमारा दूसरा केस है सनीश सोमन वर्सेस एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये बिल्कुल नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री की तरह है, सच में आज के केसेस बड़े इंटरेस्टिंग है। तो एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है गजेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति को डीटीडीसी के कुरियर ऑफिस पे अरेस्ट कर लेता है, ठीक है, वहां पे नैब कर लेता है, कैचेस दैट मैन। उनकी तलाशी ली जाती है और उस कुरियर को जिसको वो भेजने जा रहे थे या उस पार्सल को जिसको वो कुरियर करने जा रहे थे उसमें 15 एलएसडी के ब्लॉट्स मिलते हैं, ठीक है, 15 एलएसडी के ब्लॉट्स मिलते हैं। और फिर एनसीबी उनके घर की तलाशी लेता है और उनके घर से 650 एलएसडी के ब्लॉट्स मिलते हैं, जो भी होती है ये चीज। अब एनसीबी के प्रेशर में सिंह जी जो है वो कन्फेस कर देते हैं अंडर सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, और इस कन्फेशन से दो और लोगों का चेहरा सामने आता है। एक था शाइनू हतवार, जिसने फर्दर रिवील किया कि वो सरबजीत सिंह नाम के एक जयपुर के सप्लायर से ये ड्रग्स एक्वायर करता है, ठीक है, ही इज अ सप्लायर ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस फ्रॉम जयपुर। अब एनसीबी की जो टीम थी उन्होंने सरब सिंह के प्रेमाइसेस को सर्च किया और देखो क्या क्या मिला, 9000 एलएसडी ब्लॉट्स, 2 किलो से ऊपर गांजा, ₹4,65,500 रुपीज इन कैश। और सिंह ने कन्फेशन भी दे दिया, और कन्फेशन में क्या कहा उन्होंने कि वो 4 ऐसे ही कुरियर्स जो कि गजेंद्र जी के पास पाए गए हैं उन्हें वो डिस्पैच कर चुके हैं ऑल अक्रॉस दी कंट्री। अब एनसीपी ने सक्सेसफुली इन कंसाइनमेंट्स को इंटरसेप्ट कर लिया। एक जो था कंसाइनमेंट वो कोट्टयम केरला जा रहा था, वहां पे इन्होंने एक जाल बिछाया, ठीक है, कि जो भी इस कंसाइनमेंट को कलेक्ट करने के लिए आएगा उसे हम वहीं पे धर लेंगे। इसी तरह से नेटवर्क को ट्रैक किया जाता है। जब ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो होता है ना, ड्रग ट्रैफिकिंग, किसी भी तरह की ट्रैफिकिंग, उनमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, पता है, दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, है ना। तो उन्होंने क्या किया, कोट्टयम केरला में एक ट्रैप बिछाया डीटीडीसी कुरियर के आसपास। उस पार्सल को कलेक्ट करने जो आया था उसे अरेस्ट करने का इनका इरादा था। अब आता है हमारा पिटिशनर सनीश सोमन। सनीश सोमन जो है वो कुरियर के ऑफिस में आते हैं, पार्सल को कलेक्ट करते हैं। उस पार्सल में एविडेंटली 100 एलएसडी के ब्लॉट्स थे, विच इज रफली 3.5 kg, अ कमर्शियल क्वांटिटी। और एनसीबी सूप्स इन एंड ही इज अरेस्टेड। अब उनके ऊपर सेक्शंस लगाए जाते हैं, सेक्शन 8C जिसमें साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का पोजेशन ट्रांसपोर्ट प्रोहिबिट किया गया है, सेक्शन 22 में उसे पनिश किया गया है, सेक्शन 29 में उससे रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। अब ट्विस्ट क्या है, अब इस केस में चलो इतना तो हमें समझ आ गया, बहुत ही चालाकी से और समझदारी से एनसीपी ने एक्ट किया। प्रॉब्लम क्या थी कि भाई जैसे गजेंद्र जी को, सरबजीत सिंह को, रेजिडेंट्स को, उनकी बॉडी को, सबको इन्वेस्टिगेट किया गया, वैसे सनीश जी को भी इन्वेस्टिगेट किया गया, और इन्वेस्टिगेशन पे सनीश के पास कुछ नहीं मिला, है ना, नथिंग वॉज फाउंड इन हिज हाउस। उनकी जेबों में कुछ नहीं था, उनके सिस्टम में कुछ नहीं था, मतलब शरीर के सिस्टम में, कई बार इनके सिस्टम में भी ड्रग्स होते हैं, इनको भी मेडिकली एग्जामिन भी किया जाता है इनके, है ना, और इनके घर में भी कुछ नहीं था। इनफैक्ट पार्सल पे जो एड्रेस डला हुआ था, जिस व्यक्ति का नाम डला हुआ था, वो भी सनीश सोमन नहीं था, इट वाज एड्रेस्ड टू समबडी कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन एनसीबी ने किस चीज पे रिलाई किया कि पार्सल उसने कलेक्ट किया है, सेक्शन 67 में उसने कन्फेशन भी दे दिया है, और वो कन्फेशन जो है वो कोर्ट में सस्पिशियसली लिया गया। 2020 में एक तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस था, आई डोंट नो तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, यहाँ पे लिखा होगा, अभी हम आएंगे उसकी तरफ, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो और अलग से भी चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, तो हो सकता है वेबसाइट पे भी मिल जाए तुमको। तो तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में इन अथॉरिटीज को दिए जाने वाले कन्वेशन की एडमिसिबिलिटी को रेज किया गया था। पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन तो बिल्कुल ही इनएडमिसिबल होता है अकॉर्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम, है ना। लेकिन बाकी जो और सीरियस क्राइम्स हैं, क्राइम्स विच आर बिगर इन नेचर, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो गए, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग, प्लस
these इकोनॉमिक ऑफेंसेस, मतलब वेरी सीरियस ऑफेंसेस जिसमें बहुत बड़ा नेटवर्किंग और ये सब होता है, तो उनमें पुलिस के सामने दिए गए स्टेटमेंट्स की कुछ एडमिसिबिलिटी तो है ही, एंड इट वाज वेरी क्लियरली लेड डाउन कि the confessions made to any law enforcement agency is completely inadmissible, क्योंकि भाई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का नाम पुलिस नहीं होगा लेकिन वो हैं तो उसी कैटेगरी के, राइट। ऑफ कोर्स एवरीवन इज पुलिस, एनसीबीबी में पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं, है ना, पुलिस ऑफिसर्स ही होते हैं, डिपार्टमेंट अलग होता है बट देयर स्टिल पुलिस, राइट। तो बस सोचने वाली बात है कि ऐसे ऑफिसर्स के सामने अगर कन्फेशन दिया भी जाता है तो उसको आप कितना ऑथेंटिक मान सकते हो, हाउ कैन यू रियली से फॉर श्योर कि नहीं वाकई उस आदमी ने बोला होगा, राइट। हो सकता है उसे जबरदस्ती मार पीट के डरा धमका के बुलवा लिया, दिस इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ रीजन व्हाई दीज कन्फेशंस वर मेड टोटली इनएडमिसिबल, एंड आई थिंक यू वेरी वेल अंडरस्टैंड द रीजन, राइट। तो द पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी ओवर रूल्ड टू in with regard to any offense, with regard to any department of law enforcement agency, but there are some cases where you cannot completely deem them inadmissible, they might provide valuable information, तो इनको एकदम इनएडमिसिबल नहीं माना जाता। तूफान सिंह में यही कहा गया कि जब ये सीरियस नेचर के क्राइम होते हैं, ड्रग से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो आप इनके स्टेटमेंट्स को एडमिसिबिलिटी दीजिए, लेकिन इस बात को ओवरलुक मत कीजिए कि उसमें कुछ तो सस्पेशन हो सकता है, सो यू make them admissible with a condition of corroboration, otherwise the confession is completely inadmissible. So if you want to, if you can corroborate that statement, that confession with other substantial pieces of evidences, then we'll accept that confession. that was what was held, ठीक है। अब लीगल बैटल, जस्टिस संजीव नरूला ने पूरा बैटल जो है वो बॉयल डाउन कर दिया, मैंने आपको बैटल समझा ही दिया है। अब एनडीपीएस एक्ट में सारा का सारा पोजेशन इलीगल नहीं होता, ये बहुत क्लियर है। देयर आर पोजेशन इज ऑल्सो very clearly defined, and it has to be defined in order to allege a person of being a drug trafficker or a supplier or a transporter or anyone in that network. ये बहुत सीरियस क्राइम्स, एलिगेशंस और पेनल्टीज को एंटेल करता है, और इसे आप इतने साधारणतया कुछ भी बोल के मान नहीं सकते। अगर आप कह रहे हैं व्यक्ति के पास ड्रग्स थे, तो उस पोजेशन का नॉर्मल पोजेशन होना काफी नहीं है। यू कैन नॉट, ये हाथ में मेरे पेन है, ठीक है, मैम के पास पेन है, बस इतना काफी नहीं होता। ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी के मैटर्स में या ऑर्डिनरी डिस्प्यूट्स में यू कैन फॉर ऑन द फेस ऑफ इट, आपको जिसके हाथ में जो चीज दिखाई दे रही है आप मान सकते हो कि उसके हाथ में वो किसी वजह से है। तो आप ड्रग्स के केस में भी देखिए कि भाई वो पोजेशन उसके पास अगर है तो वो किस वजह से है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से कि ए ने बी के हाथ में एक पार्सल दिया और कहा कि ये पार्सल लेकर उस पेड़ के नीचे खड़े हो जा, कि अच्छा और क्या करूं, कि बस खड़े हो जा तो मैं 2,500 रुपए दूंगा, मैं बाइक पे एक येलो हेलमेट पहन के आएगा, उसको चुपचाप दे देना, कुछ मत कहना और वापस मेरे पास आ जाना, और ये एडवांस तुम 1,500 रुपए रख लो। पार्सल जैसे ही वो ले लेगा वैसे ही मैं तुम्हें 1,000 रुपए और दे दूंगा। अब ये फ्री के 2,500 हो गए, वो लड़का खड़ा हो गया पेड़ के नीचे जाके पार्सल पकड़ा हुआ, येलो हेलमेट पहन के कोई आता है कहता है, ऐसे कुछ भी नहीं कहता, वो पार्सल जैसे उसको बताया गया तब पकड़ा देता है, पार्सल पकड़ के वो खोल देता है, वहीं पे बहुत सारा हैश और गांजा और ये सब कुछ मिलता है, और वो टर्न्स आउट कि वो पुलिस है और वो उस लड़के को पकड़ के ले जाते हैं। there here exactly why possession interpretation is very important. When you are defining or understanding possession for the sake of NDPS or for the sake of any contraband for that matter, you need to properly give it a meaning. Physical control और mental awareness. possession का सिर्फ possession होना काफी नहीं होता जब contraband की बात होती है। possession में एक physical possession होना चाहिए और एक मेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। मतलब पोजेशन का कॉन्शियस होना जरूरी है, अदरवाइज एनडीपीएस एक्ट के पर्पस के लिए आप उस पोजेशन को एक क्रिमिनल पोजेशन नहीं मान सकते, ठीक है। फिजिकल कंट्रोल का मतलब क्या है? फिजिकल कंट्रोल जब एक व्यक्ति के पास कॉन्ट्राबैंड है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है और उसके डोमिनियन में है। मेंटल अवेयरनेस
उसे पता है कि वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, उसे पता है कि वो कॉन्ट्राबैंड है, एंड ही इंटेंड्स टू कंट्रोल इट. When these two elements exist together, then we call that possession a conscious possession, and that conscious possession is what NDPS tries to prevent and punish. Any other kind of possession will not be punishable under MDPS. Of course उसकी punishment है, ऐसा नहीं कि पनिशमेंट है ही नहीं. मुझे नहीं पता था इसमें कॉन्ट्राबैंड है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हो गया, ये तो बहुत सारी बातें हैं. क्रिमिनल इंटेंशन जरूरी होती है क्रिमिनल लॉज में. हर कोई गुनहगार नहीं होता, हर किसी को जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाता. The role of intention is very very important, and here also this इस possession में भी intention जरूरी है ना. और किस तरह की इंटेंशन है कि भाई आपको अंदाजा था कि वो क्या है, और आप उसे कंट्रोल करने के इंटेंशन के साथ उसे पजेस कर रहे थे. merely holding a package just because somebody asked you to collect it is not possession unless you knew what was inside the package, unless there are evidences that shows your participation in the entire networking chain. कॉल रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, मनी ट्रेल्स हैं, चैट्स हैं, जो आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन को सिग्निफाई कर सके. जब तक ये सारी चीजें नहीं होती तब तक एक व्यक्ति को आप नेटवर्क का, ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क का हिस्सा जबरदस्ती बना के उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकते. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्जर्वेशंस पे ही कहानी तो मैं तुम्हें समझा चुकी. अब कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या है? कमर्शियल क्वांटिटी है, बिल्कुल है, साफ दिखाई दे रही है भाई, बहुत सारी कमर्शियल क्वांटिटी है. 100 से ऊपर LSD, लाइक आई सेड, अप्रोक्सीमेटली 3.5 kgs ऑफ दिस LSD. सेक्शन 37 इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है, और उस सेक्शन के अकॉर्डिंग कमर्शियल क्वांटिटी अगर है तो फिर बेल नहीं मिलती है ना, बिल्कुल मतलब नहीं मिलती, कोर्ट देता ही नहीं, डिस्क्रेशन पे भी. लेकिन LSD तो मिली ही नहीं. LSD was not recovered from his possession, or was recovered from not recovered from his house or on his person. सस्पिशन है, मतलब कुछ प्रोसिक्यूशन के कुछ लैप्सेस भी है. फोन नंबर जो उन्होंने एलिज किया कि ये समीन का है, इसी से गजेंद्र जो है वो, सॉरी, सरबजीत जो है वो टच में था, उसी लड़के से बात कर रहा था, ये समीन का फोन नंबर है. तो वो जो रेकरिंग कॉल रिकॉर्ड्स थे जिनसे उस पार्सल को ट्रैक किया जा रहा था, और जो पार्सल में भी इस्तेमाल किया गया था, उससे एनसीबी ने कहा कि ये समीन का फोन नंबर है. टर्न्स आउट कि वो DDDC का फोन नंबर था, समीन का नहीं था. ठीक है. दूसरा, ही वॉजंट द कंसाइनी. पैकेज पे नाम और एड्रेस भी तो चेक करो. पैकेज पे नाम और एड्रेस भी उसका नहीं था. उसने ये बेल का केस चल रहा है, बेसिकली ट्रायल नहीं चल रहा. दिस इज अ बेल केस, तो बेल मिलेगी या नहीं, दैट वाज द क्वेश्चन. अभी ट्रायल बाकी है इस चीज का. द एक्चुअल पार्टिसिपेशन ऑफ समीन सोमेश हैज येट टू बी प्रूव्ड. राइट, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी क्या होता है. भाई बेचारा फंस गया या फिर 2 साल से जेल में है ये, सोचो. अब समीन का ना कहना था, जो कि एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग चीज है अगर वो सच निकल आती है. ठीक है. उसका कहना था कि मेरे एक नेबर है रॉबिन, जिनका एक्चुअल नाम है पूनान CM. राइट. उन्होंने मुझसे कहा कि ऑफिस से आ रहे हो, रास्ते में DTCC का ऑफिस पड़ेगा, वहां से मेरा एक पैकेज है, उसे कलेक्ट करते हैं. और मैं उनके बिहाफ पर कलेक्ट कर रहा था. ये उसने तुरंत कहा जब उसे अरेस्ट किया गया. एनसीबी ने ये वेरीफाई ही नहीं. He did not even try to find this person called Robin, जिसका नाम कंसाइनमेंट पे था. ठीक है. The fact that the person has confessed to you is not enough. It is actually equivalent to no statement or no evidence. और उसे कन्विक्शन का सोल बेसिस तो हम बना ही नहीं सकते. ठीक है. Especially a prolonged custody. So you cannot deem that as an evidence and then fight for the custody, keep him locked in jail. No, that is not happening. You cannot admit a confession without corroboration, especially when it is made to you. हमारे सामने कही गई बात का अलग है मूल्य, लेकिन अगर तुम्हारे सामने कही गई है तो फिर उसका भी मूल्य अलग. ठीक है. 2 साल से जेल में है वो, कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था बेचारे का, समीन का. और जेलर ने भी उसके कंडक्ट को बड़ा ही डिग्निफाइड और क्लीन कहा कि ये अच्छा लड़का है, किसी के साथ कभी झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं. इन्वेस्टिगेशन में कांस्टेंट कोऑपरेशन था उसका. ही ऑलवेज आंसर्ड व्हाट ही वाज आस्क्ड.
बेल के कंडीशन उसने पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रखे थे, कोर्ट ने उसको इस मामले में बेल दे दी। देखो अगर वो कन्विक्ट हो भी जाता है ना तो कोर्ट ने बहुत ही सोच समझ के बेल दी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बेचारा फंस गया है अपनी भलाई और सीधेपन के चक्कर में। बाकी देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, राइट। सो दिस वाज द केस। अब आप इसे कहाँ यूज कर, पोजेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। बाकी बेल का तो देखो, बेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेल का कंसिडरेशन किस तरह से क्या होता है। पोजेशन इज द प्राइमरी हार्ट, सॉरी द हार्ट ऑफ दिस जजमेंट। पोजेशन, पोजेशन के बेसिस पर ही उस लड़के को बेल दी भी गई है कि उसका पोजेशन जो है वो कॉन्शियस नहीं नजर आ रहा। द फैक्ट दैट ही माइट बी अ पार्ट ऑफ दिस ड्रग नेटवर्क चेन इज वेरी डाइसी, क्योंकि पोजेशन इज नॉट रियली व्हाट एनडीपीएस रिक्वायर्स। जैसे गजेंद्र के घर में, सरबजीत के घर में पोजेशन था ऑलरेडी, मतलब बहुत सारा फर्दर ड्रग मिला। इट एविडेंस्ड टू समथिंग बिगर, इट हिंटेड टू समथिंग बिगर कि ये इन्वॉल्व है, उनके पास है, उनके घर में है। तो ये था एक प्रॉपर एविडेंस, ये एक प्रॉपर चेन ऑफ इवेंट्स है जिनसे आप इनको क्रिमिनलाइज कर सकते हैं, जिनसे आप जिनकी वजह से आप इन पे एलिगेशंस लगा सकते हैं, इन पे ट्रायल चलवा सकते हैं। वो नहीं फंस रहा, ठीक है। तो पोजेशन से रिलेटेड आप क्वेश्चन का आंसर अगर लिख रहे हैं तो आप इसको जरूर ऐड करिए, कॉन्शियस पोजेशन, कि पोजेशन के क्रिमिनल या फिर ट्रैफिकिंग केस में क्या मायने होते हैं। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, अगर आप इसे ऐड करें। वैलिड मतलब वो वैरायटी लेकर आएगा आंसर को, और थोड़ा सा उसको और थोड़ा कलरफुल बनाएगा कि अरे लॉ के स्कोप्स होते हैं, पर पेड़ की तरह है, कितनी शाखाएं हैं, सारी शाखाओं को नहीं ऐड किया जा सकता, इतना तो टाइम ही नहीं होता, लेकिन जितनी कर सकते होते तो करें, है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि इसको ऐड या साइट करने का और कोई बेहतर तरीका है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आई वुड बी रियली हैप्पी टू सी योर क्रिएटिविटी। अब हम आते हैं अपने आखिरी केस पर जो इतना ही इंटरेस्टिंग है। केस का नाम है मेत्तपल्ली लासुम्बाई एंड मेत्तपल्ली मुतैया। अब इस केस में क्या हुआ, शुरुआत 1949 से पहले, 1949 के आसपास मेत्तपल्ली रामन्ना नाम के एक व्यक्ति है जिनकी काफी जमीन है, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड, ह्यूज चंक ऑफ इट स्कैटर्ड अक्रॉस द विलेजेस ऑफ आंध्र प्रदेश। अब इनका एक बेटा है मेत्तपल्ली राजन्ना, ठीक है। रामन्ना डाइज लीविंग हिज सन बिहाइंड एंड नो विल, तो ऑब्वियसली सोल एयर था वो, सारी प्रॉपर्टी उसके पास आ गई। अब राजन्ना की जो मतलब उसका अपना जो फैमिली ट्री है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया। सो दिस इज राजन्ना, आई टेल यू व्हाट कॉम्प्लिकेशंस वर देयर। तो दिस इज राजन्ना। अब इसकी दो पत्नियां हैं, ठीक है। एक का नाम मैं भूल रही हूँ, शायद इसी में लिखा होगा, यस। सो ही कॉन्टैक्टेड टू मैरिजेस, फर्स्ट विद नरसम्मा। सो फर्स्ट वाइफ इज नरसम्मा जिससे दो बच्चे हैं, एक है मुतैया जो कि लड़का है, और एक है बेटी जिसका नाम है राजम्मा, राइट। राजम्मा इज अ वेरी कॉमन नेम साउथ में। एंड देन ही हैज अनदर वाइफ, सेकंड वाइफ जिसका नाम है लासुम्बाई, जो हमारे इस केस की पेटिशनर भी थी, ठीक। अब प्रॉपर्टी काफी थी और इनको लगा राजन्ना जी को कि भाई मेरा जो फैमिली ट्री है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, मेरे मरने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़े हो जाएं, किसमें क्या बटेगा, कैसे बटेगा, और किसी को कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं अपने जीते जी फेयरली बांट देता हूँ प्रॉपर्टी को ताकि भविष्य में परेशानी ना हो। इट्स अ वेरी स्मार्ट अप्रोच इफ यू आस्क मी। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज में स्पेशली जहाँ कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते होते हैं वहां विल कर देनी चाहिए, है ना। खैर, तो अब इन्होंने विल कर दी, विल में इन्होंने सबको शेयर दिया। नदर्न पार्ट इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का लासुम्बाई को दे दिया, प्रॉपर्टी का सदर्न हिस्सा इन्होंने मुतैया को दे दिया। नरसम्मा की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी, ठीक है। सदर्न हिस्सा उन्होंने मुतैया को दे दिया, राजम्मा को भी एक शेयर दिया। बाद में राजम्मा की भी डेथ हो गई थी, शेयर उन्होंने बांट दिया, और शेयर को बांटा उन्होंने एक रजिस्टर्ड विल से। ही एक्चुअली रजिस्टर्ड अ विल टू मेक श्योर दैट देयर इज नो conflict after his death. So he distributed the property through a registered will, और एक ओरल सेटलमेंट भी किया जिसमें इन्होंने कहा कि नॉर्दर्न पार्ट जो है मैं लासुम्बाई को अपनी पत्नी को दूंगा, और सदर्न पार्ट मैं तुम्हें अपने बेटे को दूंगा, और तुम लोग उस पार्ट को पजेस कर लो अभी, तो ये डिवीजन मेरे जीते जी कर लो, जब मैं मरूंगा तो ये डिवीजन जो है वो सब्सटैंशिएट हो जाएगा थ्रू दिस विल।
बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ये इफेक्ट में आ जाएगा, लेकिन अभी भी तुम अपना अपना पोजेशन ले लो। सो बेसिकली एक्सक्लूसिव पोजेशन वर गिवन टू ऑल द इनहेरिटर्स। तो विल और ओरल सेटलमेंट दोनों कंसिस्टेंट थे, एक ही बात कह रहे थे। विल को ऑब्वियसली इट वाज अ फ्यूचर एग्जीक्यूटरी डॉक्यूमेंट, लेकिन प्रेजेंट में भी उसको क्लियर या क्लैरिफाई करने के लिए, राइट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए उन्होंने अपने जीते जी ही पोजेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि अलग अलग रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, दोनों एक्ट्स के बीच कंप्लीट कंसिस्टेंसी है, नथिंग दैट कुड अराइज अ कॉन्फ्लिक्ट, येट देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट। 1987 में लासुम बाई जो है वो अपना एक 2 एकड़ का हिस्सा बेच देती है। ओके, she sells 2 acres of her northern share, her share that was given to her by will and that oral settlement, to a person named संजीवा रेड्डी। ठीक, उसके बाद फिर वो 4 एकड़ और किसी व्यक्ति को बेचने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे जो है अचानक से ये मुतैया सूप कर जाता है और एक इंजंक्शन सूट फाइल कर देता है, और उसका क्लेम है कि प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है, पुश्तैनी जमीन है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, राजम्मा मर चुकी है। ठीक है, लॉ के हिसाब से सरकार वो सॉरी पुश्तैनी जमीन जो है वो पुश्त को मिलती है, एयर्स को मिलती है, राइट। तो मैं सोल सर्वाइविंग एयर या को पार्टनर हूं, क्योंकि राजम्मा तो मर चुकी, मुझे ये सारी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, इनका कोई हक नहीं। जो वसीयत है वो फेक है। ही चैलेंज्ड द ऑथेंटिसिटी ऑफ द विल। लासुम बाई काउंटर करती है कि भाई विल है मेरे पास रजिस्टर्ड, कैसे फेक कह रहे हो तुम विल को? ओरल सेटलमेंट है मेरे पास, कई सालों से पोजेशन है, रजिस्टर्ड सेल डीड भी है, मैंने प्रॉपर टाइटल मेरे पास था और उसी प्रॉपर टाइटल को मैंने ट्रांसफर किया है। सडनली यू आर निगेटिंग, चैलेंजिंग एवरीथिंग, ऑन व्हाट बेसिस? आई डोंट अंडरस्टैंड। अब ये सब हाईकोर्ट में, ये सब मामला जब पहुंचा तो हाईकोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली मुतैया की साइड ली और कहा नहीं नहीं वाकई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू इट एंड ऑल ऑफ दैट, और उसका 1/4 शेयर काट दिया, जो उसका नॉर्दर्न शेयर बचा हुआ था उसका 1/4 शेयर काट के मुतैया को दे दिया। एंड देयर वाज नो एविडेंस टू सपोर्ट देयर डिसीजन कि भाई किस बेसिस पे ऐसा किया गया है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही की ऑब्जर्वेशंस को सामने रखा। सबसे पहले तो रजिस्टर्ड विल की प्रिजम्पशन, जो कि अब सेक्शन 78 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कंसिडर की जाती है। तो रजिस्टर्ड विल जो है वो एक बिल्ट इन प्रिजम्पशन के साथ आती है कि वो जेन्युइन है और वो वैलिड है और उसे ड्यू ड्यू प्रोसेस के साथ उसे एग्जीक्यूट किया गया है। द मोमेंट मुतैया एडमिट करता है कि हाँ विल पे सिग्नेचर उसके पिता के हैं, वो विल इमीडिएटली लॉ प्रिज्यूम कर लेगा टू बी वैलिड एंड जेन्युइन। नाउ द फैक्ट दैट यू आर चैलेंजिंग इट इज ऑन यू। द बर्डन that it is fake, fraud or suspicious, made or registered under suspicious circumstances is your burden to prove. You prove it. ओरल सेटलमेंट है, possession है, और ये अपने आप पे बहुत बड़ा क्रेडिबल एविडेंस है। दोनों विल और ओरल सेटलमेंट एक ही स्टोरी सुना रहे हैं, एक ही कहानी बयान कर रहे हैं, दोनों में कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। वही शेयर जो वसीयत में लिखा हुआ है उसी शेयर को पोजेशन सिग्निफाई कर रहा है। हर पार्टी अपने अपने रेस्पेक्टिव एक्सक्लूसिव पोजीशन में सालों से है, डेकेड से है। सडनली ये एक्चुअल डिवीजन जो इंटेंडेड डिवीजन था राजन्ना का, उसे सिग्निफाई कर रहा है, एविडेंस दे रहा है। विल अनफेयर भी नहीं है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है कोर्ट के। अब किस बेसिस पे जजमेंट आएगा? इन्हीं बेसिस पे जजमेंट आता है। दीज आर द रीजंस। विल अनफेयर नहीं है, विल किसी को डिसइनहेरिट नहीं कर रही थी, मुतैया और राजम्मा को भी शेयर दिया गया, उन्होंने अपनी पत्नी को भी शेयर दिया गया। अक्सर विल का जो चैलेंज है या विल से रिलेटेड जो सस्पेशन है वो इसलिए एडमिट कर लिया जाता है कि विल में फेवरेटिज्म होता है। Sometimes you see that a will is extremely inclined towards one party while completely either ignoring or disinheriting the others. वहां पे लगता है कि विल फोर्स्ड हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति वसीयत अगर नकली बनाता है तो भाई बाकियों को फेयर हिस्सा तो नहीं देगा, खुद ही के लिए बनाएगा। नकली का काम ही यही है कि सब कुछ छीन लो, झपट लो, है ना। एक्सट्रीम फेवरेटिज्म अगर विल में नहीं है, एक बहुत ही फेयर और इक्विटेबल तरीके से शेयर्स को बांटा गया है, तो विल में चैलेंज किस बात का रह जाता है? फिर तो जो हो रहा है वो लालच है, और लालच बहुत बुरी बला है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। हाई कोर्ट का जो ओवरस्टेपिंग और ट्रांसग्रेशन ऑफ पावर्स इज वेरी वेरी आर्बिट्रेरी। द फैक्ट दैट दे रिड्यूस द शेयर विदाउट एनी
support of evidence is very arbitrary, and courts of justice should never resort to such extreme measures. वो आपकी नहीं, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है जो उससे वो बांट के गया है, आप उस विल को छेड़ कैसे सकते हैं बिना किसी एविडेंस के? ये बहुत बड़ी चीज थी। प्रोबेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर प्रोबेशन में विल चैलेंज हो जाती है, ड्यूली रजिस्टर्ड विल अगर चैलेंज हो जाती है, तो वो रजिस्ट्रार जिसने रजिस्टर की उसी की गर्दन पकड़ लेती है कचहरी कि ये चैलेंज कैसे हो गई, ड्यू प्रोसेस कैसे नहीं तुमने फॉलो किया। सोचने वाली बात है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जो आर्ग्यूमेंट है उसे डिनाई कर दिया कोर्ट ने कि भाई हिंदू प्रिंसिपल्स एज लॉन्ग एज प्रॉपरली फॉलो किए गए हैं, किसी भी लीगली एंटाइटल्ड को पार्टनर को इलीगली डिसइनहेरिट नहीं किया जा रहा, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू लॉ को फॉलो नहीं किया है। को पार्टनर, इनफैक्ट को पार्टनर या कर्ता जो है वो अपने शेयर की वसीयत कर सकता है, और राजन्ना ने यही किया। भाई वो को पार्टनर था, करता था, उसका पूरा शेयर वो उसकी वसीयत कर सकता था। ठीक है। फाइनल रूलिंग में लासुम बाई को उनकी ओनरशिप जो विल ने दी थी वो पूरी तरह से दे दी गई, और इसका जो चैलेंज था मुतैया का वो डिसमिस कर दिया। राइट, सो दिस वाज द केस, एंड like I said, it's very very interesting, and it is related to presumption of documents। अब देखो सेक्शन 78 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है, और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन तो है, इफ यू नो थिंक अबाउट इट, इट्स गुड, तो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं, केस को तो मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है। सेक्शन 78A जो है वो प्रिजम्पशन डील्स विद प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। पहले ये सेक्शन 78 इंडियन एविडेंस एक्ट का था, फॉर्चुनेटली ये नए लॉ में भी सेक्शन 78 ही है। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको ये समझाऊं सेक्शन, तो ये कोर्ट्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स को असली और जेन्युइन मानने का एक मैंडेट क्रिएट कर देता है। ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको ज्यादा कुछ प्रूफ लिए बिना आप मान लो, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, कि ये सही भी हैं और वैलिड भी हैं, आपको मानना पड़ेगा, ताकि क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स अक्सर गवर्नमेंट अथॉरिटीज से आते हैं और उनका ऑफिशियल सर्टिफिकेशन होता है, तो उनकी जेन्युइननेस को चैलेंज करना मतलब लिटिगेशन को अनरीजनेबली लंबा खींचना, फिर वो रिकॉर्ड्स उठाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड को खोलना पड़ेगा। दिस वुड entail a lot of complexities which would burden the court only and the party, so उसको आप सही मान लो, कोर्ट का टाइम बच जाता है, असली रिकॉर्ड्स को लाने की या छेड़छाड़ करने की उनके साथ जरूरत नहीं होती, और गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स प्रिमा फेसी रिलायबल डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस माने जाते हैं। ठीक है। कौन से डॉक्यूमेंट्स पे ये प्रिजम्पशन लगता है? सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपीज या बाकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इलीगली एडमिसिबल माने जाते हैं एज एविडेंस ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट्स। ओके। लॉ के हिसाब से एडमिसिबल है एज प्रॉपर प्रूफ ऑफ सम फैक्ट, लैंड रेवेन्यू एंट्री, गवर्नमेंट का रजिस्टर, इस तरह का लीगल फॉर्म में होना चाहिए इनको। ठीक है। दे आर सपोज टू बी इन द फॉर्मेट दैट गवर्नमेंट रिक्वायर्स विद अ प्रॉपर प्रोसीजर दैट लॉ प्रोवाइड्स फॉर। इफ दे comply that requirement, again that's a proper मतलब a very important requirement, if they comply with it तो उनको genuine मानो आप। ओके। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर ने के सर्टिफिकेशन के साथ वो आए हैं। एक बोनस प्रिजम्पशन भी है जो कि सेक्शन 78 क्लॉज 2 में दे रखी है, प्रिजम्पशन ऑफ ऑफिशियल अथॉरिटी की। जिस ऑफिसर ने सर्टिफिकेशन दिया, अपनी सील वगैरह लगाई, वो ऑफिसर एक्चुअली ऑफिसर था एंड ही हैड द अथॉरिटी टू सर्टिफाई दैट डॉक्यूमेंट, राइट। तो वो अलग से प्रूव नहीं करना पड़ता। सो दिस इज सेक्शन 78, वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द केसेस दैट वर रेफर्ड, मीना प्रधान वर्सेस कमला प्रधान। ठीक है। आई होप आपको ये तीनों केसेस समझ आए, अच्छे इंटरेस्टिंग केसेस थे। केस का बहुत ही कॉम्प्लेक्स इनकॉर्पोरेशन या साइटिंग नहीं थी, यू कैन वेरी इजिली इनकॉर्पोरेट देम इन द रेस्पेक्टिव टॉपिक्स दैट दे कम फ्रॉम, क्योंकि ये मेंस के ही टॉपिक्स हैं। अगर आपको कुछ और क्रिएटिविटी समझ आती है इन केसेस से रिलेटेड तो हमारे साथ कमेंट्स में शेयर जरूर करें। आई वुड लव टू सी योर इनसाइट्स। तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग इवेंट के साथ जो आपको सिखाएगा कि आप अपने आंसर को और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। ख्याल रखें तब तक सब अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।